वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आज का क्या है हमारा टॉपिक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने कल क्या हमने किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण था वो कल निकाला था। तो उसी में हमारा क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आ गया था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आ गया था। जो हमने क्या किया था, एक सूत्र निकल के आया था M बराबर NIA, जहां N क्या होती है हमारी लूपों की या फेरों की संख्या, I किसी द्विध्रुव में बहने वाली धारा, और ये जो द्विध्रुव होगा चाहे धारा लूप हो, चाहे परिनालिका हो, चाहे दंड चुंबक हो, चाहे कोई भी हो, उसका क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे इसी के आधार पर हम इसकी क्या डेफिनेशन निकालेंगे। तो क्या है हमारा, अब यहीं से देखो, अगर देखा जाए तो हमारा क्या M बराबर NIA आया था कल, तो उसी के अनुसार लेंगे। देखो कैसे, अगर हम क्या है लूप या जो हमने लूप लिए थे उसमें क्या है परमाणु चुंबक के परमाणु मॉडल था, चुंबक का परमाणु मॉडल था, उसके अनुसार क्या था हमारा चुंबक का प्रत्येक परमाणु होता है वो एक नन्हा धारा लूप होता है, ये था। तो यहाँ पर क्या है, हम ये N है तो किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव में लूपों की संख्या थी। अब यहाँ I तो हमारा क्या चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। रियल में देखा जाए तो क्या है, किसी द्विध्रुव यानी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, उसमें बहने वाली धारा तथा लूप यानी चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ये डेफिनेशन बन रही है, यहाँ से बन रही है। अब क्या है, लेकिन हम अगर लूप के बारे में बोले तो लूप हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव में द्विध्रुव, अब द्विध्रुव क्या हो सकता है हमारा, चाहे दंड चुंबक हो, चाहे परिनालिका हो, ठीक है, में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो क्या है हमारा, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण द्विध्रुव में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। अब तुम्हारा यहाँ पर द्विध्रुव चाहे कोई भी हो, दंड चुंबक हो, परिनालिका हो, कुंडली हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम क्या करें, और सूत्र हमारा क्या निकल के आया था, M बराबर, कल वहीं से जोड़ रहे हैं हम, NIA, और जहां पर A क्या थी हमारी लूपों की संख्या, लूप ले लें, चाहे हम कुंडली में चक्रों की संख्या ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं
एन क्या है हमारे लूपों की संख्या, ऐसे लिख दे रहे हैं, लूपों की संख्या है, ठीक है, लूपों की संख्या, ये हो गया। अगर यहीं पे क्या करें, इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन कैसे निकल के आएगी, अथवा करके हम दूसरी डेफिनेशन भी बताते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन कल हमारा सूत्र क्या निकल के आया था, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, क्या थी डेफिनेशन, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म क्या करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष को किसमें, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या उसकी दिशा में या उसके अनुदिश लाने का प्रयास करता है। क्या था हमारा, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या, एक बलयुग्म कार्य करता है। यह बलयुग्म क्या करता है, हमारे जो द्विध्रुव की अक्ष होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो हम इतनी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारा, अब हम क्या सीधी डायरेक्ट लिखेंगे, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, कल क्या सूत्र आया था हमारा, टो इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यही तो आया था। और थीटा क्या था हमारा, जब किसी द्विध्रुव को हम क्या चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो उस पर क्या है, ये हो गया। चाहो तो यहाँ पर लिखते हैं, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव और जहां, चलो रहने दो, क्या है ऊपरी लैंग्वेज बनती है इसकी, ठीक है। तो क्या है हमारा, अगर इसकी लैंग्वेज यहाँ पर ये लिखना चाहे, माना किसी द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। अब क्या है, अब देखो ये हो गया। अगर हम क्या करें, थीटा बराबर यहाँ पर क्या लंबवत मान लें, क्या हम कह रहे हैं, जब देखो यहाँ पर थीटा क्या है हमारा, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है वो होता है हमारा क्या, थीटा। अगर हम सपोज करो इस द्विध्रुव को क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें, तब क्या होगा, तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, यदि द्विध्रुव, ऐसे लिख दे रहे हैं, यदि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, अभी क्या था हमारा थीटा से रख रहे थे, अब क्या करते हैं उसे लंबवत रख दें, तो क्या होगा हमारा जो टो होगा वो मैक्सिमम आएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है, यानी एक मानते हैं, बाकी के सभी मान कम होते हैं। तो यहाँ से होगा एम बी साइन, ये हो गया हमारा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा टू मैक्स इज इक्वल टू आ गया एम बी, यहाँ से हमने क्या m का मान निकाला, तो m बराबर क्या आ गया हमारा टू मैक्स अपॉन b, ये आ गया, ये आ गया।
अब क्या है इसका मतलब, यहां से क्या निकला, हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है किसी द्विध्रुव का, वो क्या है हमारा, वो क्या है, यानी हम क्या, अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसे भी हम एक मान लें, चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या मान लें, एक मान लें, तो हमारा क्या m बराबर टो मैक्स हो जाएगा, टो मैक्स हो जाएगा। अगर हम क्या करें, b बराबर भी कितना मान लें, हम एक मान लें, तो हमारा टो का मान, वो सॉरी हाँ, तो m बराबर क्या हो गया, टो मैक्स हो गया। इसका मतलब क्या निकला, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बलयुग्म का आघूर्ण है या वह बल आघूर्ण है जो एकांक, एक मान लिया, एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि हमने 90 पर रखा था, लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। क्या पॉइंट निकला, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ये लैंग्वेज बनेगी, तो हम यहीं पे लिखते हैं। तो क्या है यहां से, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बलाघूर्ण है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, ये हो गया, क्या है हमारा, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, वह बलाघूर्ण है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, और वो भी कैसा हो, लंबवत रखना चाहिए, क्योंकि थीटा का मान हमने कितना मान लिया था, 90 मान लिया था इसलिए। ठीक है, अब क्या है, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हम जो शॉर्ट में लिख रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। तो क्या है, हमारी सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या बनेगा या कि, तो हमारा मात्रक m बराबर क्या था, NIA, n तो चक्रों या लूपों की संख्या थी, तो उसका तो कोई मात्रक ही नहीं होगा, तो सिर्फ बचा क्या हमारा I का मात्रक क्या होता है हमारा एम्पियर, और A का मात्रक, वो सॉरी क्या बोला, हाँ A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर, तो वहीं से क्या बन जाएगा, हमारा मात्रक बन जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा हमारा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, इसका ये मात्रक आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हो गया।
अब क्या है, आगे देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्या है, देखो हमारे परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं हमारे परमाणु में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कक्षा में परिक्रमण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना हमारा चुंबकीय आघूर्ण कार्य करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो क्या है, परमाणु में, या सीधा लिख दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन पर, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्योंकि हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में घूमता रहता है, तो हमने क्या किया, एक लिया, ये लो, ये रहा हमारा केंद्र। मान लो यहाँ पर, यहाँ से स्मॉल r दूरी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का वेग मान लो हमारा क्या, वो लगातार घूमता रहता है इस प्रकार से, तो इसका वेग मान लो हमारा v। ठीक है, इसका वेग मान लिया हमने क्या, v। ठीक, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग मान लिया हमने v। तो अब यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन लगातार अपने वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या मान ली हमने, स्मॉल r मान ली। तो एक चक्कर पूरा करने में क्या समय लगेगा, यानी जो समय कहलाता है वो क्या कहलाएगा, पहली बात तो ये है परिक्रमण काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक चक्कर पूरा करने में उसे जो टाइम लगता है वो क्या कहलाएगा, हमारा परिक्रमण काल कहलाएगा। दूसरा, एक परिक्रमण, पहले इतना लिखते हैं, माना एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार r त्रिज्या के, एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है। ठीक, गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के सदृश धारा, यानी इलेक्ट्रॉन के सदृश कुल धारा या तुल्य धारा। कहने का मतलब क्या है, परिक्रमण काल पहले हम क्या निकाल दे रहे हैं, देखो Q बराबर क्या होता है हमारा, IT होता है। तो यहाँ से हम क्या पहले धारा निकाल ले रहे हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो क्या है हमारा यहाँ से, तो ये हुआ हमारा क्या, यहाँ से हाँ धारा। तो धारा अब I बराबर क्या होता है हमारा, I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q/T होता है। Q का मान कितना है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं, E/T। T क्या होता है, आवर्तकाल, तो हमने ले लिया T ले लिया। जहाँ E क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है हमारा, अब वृत्तीय कक्षा का परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल या समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, बात तो वही है। तो हमने क्या निकाला, परिक्रमण काल निकाला, तो T बराबर क्या होता है हमारा। अब देखो ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो वृत्तीय पथ की वो परिधि कितनी होती है, पूरी, यानी यहाँ से चला जैसे वहीं पे आ गया तो एक चक्कर पूरा लगा। एक चक्कर क्या बनता है हमारा, परिधि बनता है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr/। अब क्या है, नीचे आ गया हमारा वेग, सीधा सा समय बराबर दूरी बट्टे 4।
ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब क्या है, यहाँ से टी का मान यहाँ पे रख दो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा जाके हमारा ई बी, ये तो बी ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा जाके। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां से अब यहां से अब देखो हमारा, अब हमारा चुंबकीय जो आघूर्ण है उसे मान लिया m, ठीक है, उसे क्या मान लिया हमने, m मान लिया। अब हमारा m बराबर चुंबक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो यहां से क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, m बराबर NiA, ये सूत्र होता है, NiA होता है। अब क्या है, यहाँ से n हटा रहे हैं क्योंकि हमारा वृत्तीय पथ पहला ही लूप लेके चल रहे हैं, यानी पहले ही क्या लेके चल रहे हैं, पहले ही कक्षा एक ही कक्षा लेके रहे, n बराबर एक मान, जीरो नहीं मानोगे कभी, ध्यान रखना, तो पूरा पद जीरो हो जाएगा। यहाँ से i की वैल्यू रख दो, तो i बराबर क्या हो गया EV अपॉन 2 पाई आर इंटू ए। अब क्या है, ये तो m बराबर है ही हमारा। अब यहाँ पर ये देखो, वृत्तीय पथ पर ही तो हमारा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर ही तो गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल ही था, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, आर से गति कर वो सॉरी आर तो इसकी त्रिज्या है ही, तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से रख दो ए, यानी यही क्या बनता है हमारा ए बनता है क्षेत्रफल एरिया, यहाँ रख दो, तो m बराबर क्या आ गया हमारा EB अपॉन 2 पाई आर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर खत्म, पाई से पाई खत्म, वो सॉरी 2 कट गया, पाई खत्म, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा जो m का मान आया, जो m का मान निकल के आया वो कितना आ गया हमारा EVR अपॉन 2, कितना आ गया EVR अपॉन 2 आ गया, EVR अपॉन में से नीचे बच गया 2, तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, यही हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, हमने क्या, अगर हम इसे कोणीय संवेग के रूप में निकालें, अगर हम इसे क्या कोणीय संवेग के रूप में निकालें, तो कोणीय संवेग के रूप में कैसे निकालते हैं, तो वो भी देख लो यहीं पे। अब देखो कोणीय संवेग के लिए ये भी सदिश राशि थी, अब यहाँ पर जे लो हम पहले लिख दे रहे हैं, कोणीय संवेग क्या होता है हमारा जे, कोणीय संवेग क्या होता है हमारा जे ही तो होता है, तो कोणीय संवेग के रूप में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जे बराबर क्या होता है हमारा आई ओमेगा, आई ये कैपिटल है जो जड़त्व आघूर्ण होता है, ये ध्यान रखना, आई यहाँ पर कैपिटल है, जड़त्व आघूर्ण होता है, ओमेगा क्या होता है हमारा कोणीय वेग होता है, ठीक है। तो हमारा आई का मान क्या होता है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे, आई बराबर होता है mr स्क्वायर, क्या होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण, ठीक, आई बराबर, और ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग यानी ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा v अपॉन आर, क्योंकि v बराबर क्या होता है आर ओमेगा, इसलिए ये हो गया, वैल्यू रख दो यहाँ से, तो j बराबर क्या हो गया हमारा, j बराबर क्या हो गया हमारा, यहाँ से i का मान रखा mr स्क्वायर, और ये हो गया v अपॉन आर, एक आर से यहाँ खत्म, तो mvr, ये हो गया j का मान, हमारा पीछे आ चुका है m का मान, तो हमने क्या किया उसमें, यानी क्या किया m अपॉन j निकाला,
एम का मान कितना आया था हमारा ई वी आर अपॉन में आया था 2 और ये आ गया एम वी आर। तो वी आर से वी आर खत्म, क्या बचा हमारा एम अपॉन जे बराबर आ गया हमारा क्या ई अपॉन 2 एम आ गया, 2 एम आ गया। जहाँ एम क्या है हमारा, एम हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, ये हो गया। अगर ये अब यहां से क्या किया हमने, अब एक तो ये आ गया हमारा, दूसरा क्या है, अगर हम इसे लिखना चाहें इससे देख के तो देखो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, एम और जे दोनों ही सदिश राशियां होती हैं, तो क्या है हमारा दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए इसे कैसे ऐसे और लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लगा दो ई अपॉन 2m और ये रहा हमारा जे, तो ये आ गया हमारा क्या सूत्र निकल के आ गया हमारा किसमें, कोणीय संवेग के पदों में, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।